नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेष राशि का राहु। हालांकि हमारी भृगु संहिता की रिकॉर्डिंग में आपने वैसे देखा होगा और हम अलग अलग प्रकार आपको एग्जाम्पल चार्ट देते रहते हैं कि किस प्रकार मेष राशि का राहु यदि प्रथम भाव में होगा तो किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, द्वितीय भाव में होगा तो क्या समस्याएं दे सकता है। इसको हम माने शत्रुता में बड़ा कठिन कॉम्बिनेशन है। वैसे तो राहु को शुरुआत में सभी अग्नि तत्व राशियों में समस्याएं होती हैं, माने 1, 5, 9 मेष भी है, सिंह राशि भी है और धनु राशि भी है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा, यहां तक कि आप समझ सकते हैं, आपके मन में आता होगा कि भाई सूर्य को तो शैडो देता है तो सूर्य को ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि सूर्य को जो एस्कॉर्ट कर रहा है, सूर्य की जो सुरक्षा कर रहा है, वो कमांडर मंगल है। तो जब जंग लड़ने जैसे हालात बनते हैं तो जंग का देवता एस्ट्रोलॉजी में हम मंगल को मानते हैं। तो मंगल से राहु की शत्रुता कटु हो जाती है। ठीक हो गया। और हमने देखिए, और एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ता है वो डरता नहीं है, डर को समाप्त करता है। जिस प्रकार से ये चार्ट में भी आपको समझ में आएगा कि कुछ शुरुआती दिक्कतें जरूर उनको मिली, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से ठीक हो गया और आगे और बढ़िया हो जाएगा। तो ज़ोडिएक भौचक्र का प्रथम भाव मेष माना जाता है, तो उसके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर मेष राशि कहीं भी जाए वो छाप रहेगी। माने जैसे एग्जाम्पल चार्ट जो हमने अभी लिया हुआ है, इसमें मेष राशि चौथे भाव में आ रही है, लेकिन हमें भूलना नहीं कि मेष राशि भौचक्र का एक प्रकार हमारा कपाल और माने सर, मस्तिष्क वाला पार्ट है। तो अगर ये चौथे भाव में भी आएगा तब भी कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन में, शुरुआत में वो कमी करेगा। ठीक हो गया। तो ये फिलहाल चौथे भाव में बैठकर एग्जीक्यूट कर रहा है। चौथा भाव आप जानते हैं वो हृदय का होता है और चेस्ट वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, माता को रिप्रेजेंट करता है, मातृभूमि को रिप्रेजेंट करता है, मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट करता है, भवन जिस घर में हम रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये भी हमने बताया है कि उसका शारीरिक पार्ट को लेकर थोड़ा दिक्कत वो ज्यादा करता है। रिलेशनशिप में फिर भी वो नरमी बरत देता है यदि षड्बल आदि में जो उसका डिपॉजिटर है, माने मेष राशि का राहु है तो डिपॉजिटर को ना मंगल, यदि षड्बल में मंगल पर्याप्त बल इकट्ठा कर लेता है तो फिर भी उसको मटेरियल गेन में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो शरीर का वो हिस्सा है उसमें उसको दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमने बताया था, प्रथम भाव में जब मेष राशि का राहु पड़ता है तो सिर आदि पर चोट और बहुत ज्यादा माने ऐसा वो शत्रु है कि उस पे निशान रह ही जाएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं, निशान तो नहीं है, तो उसको हो सकता है ज्यादा नंबर का चश्मा दिखता है, अलग से उसके फेस पे वो चीज पहचानी जाएगी। ठीक हो गया। और जो लोग इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पढ़ रहे हैं उनको ये सब मृत्यु भय, कष्ट भय अपने आप ही धीरे धीरे कम समझ में आने लग जाता है। देखिए, कष्ट तो हम सभी के जीवन में आता है, लेकिन कोई कष्ट को बहुत बढ़िया ढंग से जब अटेंड करना, उसको पता है कि क्या करना चाहिए, अभी बजाय कि हम रोएं या उस पे हम उसका निराकरण कैसे करें। भगवान राम का भी जीवन यदि देखेंगे तो कष्ट की कोई कमी नहीं थी, भगवान कृष्ण का जीवन देखेंगे तो कष्ट की कमी नहीं थी। तो भगवान के जीवन से सीखना यह है कि कष्ट आ रहा है तो रोना नहीं है, उसको कैसे उसका ट्रबल शूट करना है, उसका कैसे निराकरण करना है, वो अपने को अगर वो ध्यान आ जाता है तो फिर हम दूसरों से अलग, या कह लें हमारे पास ग्रहों का बल है तो उसको बढ़िया से अटेंड करना चाहिए। बार बार
ये माने किसी सोच को रिपीट करना, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं खराब हूं, हमारे घर में कोई समस्याएं हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसे वचन बोलकर अपना और अपने ईश्वर का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं हम बार बार बोलते हैं, इसीलिए हमने एक चैनल और भी बनाया एस्ट्रोलॉजी का, माने वो एस्ट्रोलॉजी गीता जैसा ही है। हमने वो शुरुआत तो इसलिए की थी कि एस्ट्रोलॉजर ही उसको देखेंगे और गीता का मर्म समझेंगे, लेकिन बाद में हमें लगा उससे दूसरे लोग भी मदद ले सकते हैं। वो केवल इसीलिए ताकि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़कर भयग्रस्त ना हो, भय मुक्त हो जाए। ठीक हो गया। और सीधा जो भी एस्ट्रोलॉजी ऐसा पढ़ेगा फलित, एक लाइन उसका बता दीजिए क्या अर्थ होता है, वो भय लेगा ही लेगा। और जब वो अच्छे से समझेगा कि भाई, जैसे मैंने बोल रहा हूं मेष राशि का राहु है, लेकिन आगे भी कुछ बोला था मैंने कि जब वो जीवन में कष्ट तो देता है निश्चित रूप से, लेकिन वो कुछ समय के बाद राहु मेष राशि के स्वामी मंगल की तरह बर्ताव करने लग जाता है। मतलब उस पुस्तक की अगर मैं एज इट इज ट्रांसलेशन करूं, अभी मैं एक जो मैंने आपको बता रहा था कि अभी हाल ही में मेरे हाथ में एक पुस्तक लगी थी बहुत पुरानी, जन्म कुंडली फलादेश, वो आप देख भी सकते हैं हमारे पोस्ट सेक्शन में। तो उसमें मुझे फिर से वही श्लोक अर्थ मिला, मेष राशि का राहु किस प्रकार का होता है। कहते हैं महादेव रक्षा करते हैं तो प्राण बचते हैं, और फिर माने वो एक बार प्रोटेक्टर जब बन जाता है राहु, तो फिर हम ही हम हैं फिर। ठीक हो गया। फिर राहु ही, जैसे कहते हैं ना, अभी किसी को सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी, और फिर कौन उसको रोक सकता है? राजा ही रोक सकता है। तो फिर राजा को रहम आ जाता है कि नहीं, मैंने सजा तो दी थी लेकिन इसको सूली पर नहीं चढ़ाना है। तो आगे इस प्रकार से है कि भाई राहु ही स्वयं उसका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो ये जो बालक है, इसकी अभी 2.5-3 साल की उम्र है, और शुरुआत में इनको थोड़ा सा हृदय में दिक्कत ऐसा महसूस हुई, मतलब माने माता पिता के जरिए आइडेंटिफाई हुआ कि इनको हृदय में कुछ ऐसा होल जैसा डिटेक्ट हुआ, और हालांकि वो सर्जरी वगैरह से क्योर हुआ। अभी भी थोड़ी समस्या है, माता पिता थोड़े चिंतित हैं कि इनको हृदय संबंध कैसा रहेगा आगे भविष्य में, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए, जब हम चौथा भाव देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा कर्क राशि स्वराशि का है। माँ का बहुत चिंतित रहते हैं, स्वाभाविक है। माँ का तो, अगर बालक को कोई समस्या है तो माँ तो चिंतित रहेंगी ही, लेकिन फिर भी ये प्रायवाची है, ऐसा समझना है। अगर माँ बहुत चिंतित रहेंगी तो बच्चे को समस्याएं और प्रखर हो सकती है। और अगर यदि माँ, भाई देखिए, ये भी आपको समझ में आता है कि माँ जहां उनका जन्म हुआ होगा उससे अलग कल्चर की नॉलेज उनको मिल जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं राहु यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। यानी जरूरी नहीं कि वो यूरोप या अमेरिका ही है, हो सकता है अपने ही देश में ऐसी जगह जहां सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव हो। कोई, भाई हम मान लीजिए गुजरात में पैदा हुए, पंजाब में रहने लग गए, या तमिलनाडु में पैदा हुए और आगे वो आगे, फिर इस प्रकार से। तो बालक का जब जन्म हुआ तो उस समय सांस्कृतिक रूप से थोड़े बदलाव, पहनावा, तो ऐसी जगह तो वो चीज बुरी नहीं है, वो अलाइन होना। और माँ को उस राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का, माने वो एक प्रकार से अटैक शुरुआत में कर रहा है। और 2 बार अंतरदशाएं, माने या तो राहु की महादशा आ जाए विंशोत्तरी में, या 2 बार अंतरदशाओं में आ जाए, तो काफी हद तक वो अडेप्टिव हो जाता है। तो एक बार तो वो माने उनको शुरुआत में जो महादशा मिली थी वो आ चुके हैं। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में जब केतु में राहु इनको लगेगा, उसके बाद ये पूरी तरह इस भय से निवृत्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब माने माता थोड़ा इस बात को समझने लगे कि हर प्रकार से मुझे भयमुक्त रहना पड़ेगा। ठीक हो गया। और जिस भी भाव में बैठता है वो कुछ समस्याएं तो वो देता है, लेकिन अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर ये यहां बैठा होता, दूसरे भाव में बैठा होता मेष का राहु,
तो कुटुंब के लिए माने हमारी जो गैदरिंग होती है, हैप्पी हैप्पी गैदरिंग, उसके लिए हम फिर चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं। तिजोरी के लिए हम बृहस्पति की स्थिति भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो वो अपने कारकत्वों को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक हो गया। तो ये जरूर ध्यान रखना है। वो एस्ट्रोलॉजी की मदद इसलिए लेते हैं ताकि हमारी वीकनेस समझ में आ जाए। तो अगर दूसरे भाव में मेष का राहु है तो हमें सतर्क होकर पारिवारिक संवाद करना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे एक बोलते हैं ना, किसी किसी को वाग बल होता है। अभी वो मेष राशि का राहु वो दूसरा बल भी पैदा कर देता है कि भाई हमने किसी के लिए ऋणात्मक बोल दिया, वो पूरा हो गया, नेगेटिव बोल दिया, वो पूरा हो गया। तो इस प्रकार से माने वो बहुत ज्यादा जल्दी असर करने वाला बन जाता है और वो शुरुआत में थोड़ा सा विष तुल्य कष्ट देता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों को दूसरे भाव में, जैसे मैंने बोला विष, ऐसा जहर या गलत कोई दवाई ना खा ले, इसका भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तीसरे भाव में होता है तो आप समझ सकते हैं मेष राशि का राहु है तो सहोदर, छोटी यात्राएं, पेपर वर्क में बड़ा सतर्क रहना चाहिए। चौथे भाव में जैसे मैंने बताया को मां को प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक हो गया। और हृदय वाले पार्ट में दिक्कत है लेकिन वो रिकवर कर जाएंगे। बृहस्पति आप समझते हैं ज़ोडिएक भौत चक्र में कर्क राशि पड़ती है, तो कर्क का स्वामी चंद्रमा है लेकिन बृहस्पति एग्जॉल्टेड होता है। तो बृहस्पति की स्थिति हमने देखी, बृहस्पति अच्छा है तो उसका भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। ठीक हो गया। माने जो मैं कह रहा था कि घर का माहौल अशांत रहता है, वो तभी होगा जब हर प्रकार से चार्ट में कहीं कोई हमें बल ना मिल रहा हो। लेकिन अभी देखिए, हम देख रहे हैं, ऐसा कई बार आपने देखा होगा, शुरुआत में ऐसा लगता है कि जीवन उसी व्यक्ति के लिए भवन का सुख नहीं है, भवन में अशांति, लेकिन आगे चलने पर भवन का पूर्ण सुख मिलने लग जाता है। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, चंद्रमा तो स्वराशि है ही, साथ साथ बृहस्पति भी स्वराशि होकर चंद्रमा को देख रहा है। आफ्टर मैरिज चार्ट में राहु को शांत करने के लिए बृहस्पति ने एक प्रकार से तिलांजलि जैसा दे दिया है, क्योंकि इस लग्न के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, वो बृहस्पति फंक्शनल मेलेफिक है और वो 3 और 12 का स्वामी है। तो एक प्रकार से वो ठीक ही है, वो उसमें कोई माने उसकी प्लेसमेंट में कोई बुराई नहीं, और वो चंद्रमा को शांत कर ही रहा है। इसी प्रकार से आप अलग अलग भाव में, माने 5वें में होता है तो स्पेकुलेशन, सट्टा, बहुत सोच समझ के, शुरुआती पार्ट तो उसका होता ही है, स्टमक अपसेट, और इसी प्रकार से थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में समस्याएं। छठे भाव में उसको शत्रु, क्योंकि वो शत्रु भाव है तो शत्रु विनाशक की तरह देखा जाता है। लेकिन बच्चे को अगर ऐसा है छठे भाव में मेष का राहु, तो उसको कुछ ऐसा यूरिन में इन्फेक्शन, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक हो गया। उसका जो किडनी पार्ट है वो 6th हाउस से देखा जाता है। 7वां भाव हमारा बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें समस्याएं। और मैं लेकिन ये बार बार बोल रहा हूं कि ये एक शुरुआती प्रभाव होता है, जीवन भर वो नहीं रहता है। ठीक है। ये जरूर अपने को समझना, और अगर हम उसको थोड़ा अलाइन करने लग जाएं तो वो काफी हद तक सरल हो जाता है। काफी, जैसे अभी क्या है, एक तो इनको भवन, चौथे भाव, माता, इन सब चीजों को और ज्यादा पवित्र करने का विचार करना चाहिए। ठीक हो गया। मैंने बताया भी था मेरे कुछ शॉर्ट वीडियो में कि यदि कभी कभी इनके जो परिवार के गुरु हैं वो इनके भवन में आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। माने ये जो तत्कालिक चार्ट है उससे हम और भी कई चीज देख सकते हैं, अलाइन करते हुए क्या डबल प्लस हो जाएगा। अभी आप ये तो पता ही, राहु केतु एक्सिस को एक प्रकार से राहु को एक प्रकार से नाग का मुख और केतु को नाग की पूंछ की तरह देखते हैं। तो इनका जो जन्म नक्षत्र है वो आश्लेषा है। आश्लेषा को नागों का नक्षत्र कहा जाता है। ध्यान से समझना है, आश्लेषा का जो वैदिक देवता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी विंशोत्तरी ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दशाएं तो बहुत अलग अलग होती हैं। तो विंशोत्तरी ग्रह में अगर आश्लेषा नक्षत्र को हम बुद्ध से देख रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरे दशाओं में भी वो उसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी वैदिक देवता क्या है जो हमेशा
अच्छा फल देगा। तो इनके लिए रूटीन में आने वाले चैलेंजेस को कम करने के लिए सबसे बढ़िया देवता है नाग, नागराज। आश्लेषा नक्षत्र को नागों का, जैसे नागों का राजा वासुकी है, शेष नाग है, ये सब आपने महाभारत में पढ़ा होगा, सुना होगा। भाई हैं ये सब। शेषनाग भगवान विष्णु की भक्ति में चले गए थे, ठीक हो गया। और वासुकी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्हीं से मथानी के लिए रस्सी तैयार की गई थी, भगवान शंकर के गले में विराजमान रहते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए करकोटक नाग, जो बहुत छोटा और बहुत विशाल रूप भी धारण कर सकते हैं। अभी देखिए, इसका वैज्ञानिक प्रमाण या वैज्ञानिक कारण, क्योंकि हमने तो संसार की ही भाषा में पढ़ी है विज्ञान, यानी हमने जो इंजीनियरिंग पढ़ी है वो तो संसार वालों ने हमें पढ़ाई है, तो हमें लगता है शायद विज्ञान की डेफिनेशन यहीं तक सीमित है। लेकिन विज्ञान वो भी है जो शायद हमने नहीं पढ़ा, जो हमने मिस कर दिया, ठीक हो गया। तो उस पर हम कार्य तो कर ही रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग है, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है, महाभारत का पढ़ने के बाद ही समझ में आया कि कुछ ऐसा तो जरूर है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे गरुड़ की कथा है, गरुड़ और ये नागों में क्यों ये बैर हो गया, लेकिन उसका जो सीक्रेट कह लीजिए अब उसका, या आज की, क्योंकि जो हम साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि केवल आज के फॉर्मेट का जो विज्ञान है वही फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विज्ञान तो बहुत वाइड है, ठीक हो गया। मतलब एयर कंडीशन से ही घर ठंडा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आज के 5000 साल पहले भी विज्ञान से ही घर को ठंडा किया जाता था। अब वो विज्ञान हम भूल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो विज्ञान नहीं था। तो मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो विज्ञान हमें पढ़ाया गया है कि भाई मैं सर्टिफाइड हो गया हूं, मैं तो बहुत ही IIT NIT या गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने पास कर दिया इंजीनियरिंग, मुझे सब कुछ विज्ञान के बारे में पता है, ठीक हो गया। तो ये कई बार गलत भी हो सकता है। तो इसको लोग अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या वो विज्ञान संपूर्ण है या केवल एक धारा ही है उसका देखने का। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप उसकी पुनरावृत्ति करें बार बार, तो शायद समझ में आ जाए प्रभु की कृपा से। तो इस बालक के लिए नागों की पूजा सिंबल ऑफ गुड लक जैसा है, ठीक हो गया। और जिस प्रकार इनके माता जी के संवाद से पता भी लगा कि हाँ, उनके परिवार में नागों की पूजा, नागों का सम्मान ऐसा होता है, ठीक हो गया। तो ऐसे भगवान शंकर को ऐसा नाग चढ़ाने जैसा, और जैसे मैंने बताया जो शयन के समय सब जाते हैं तो शयन पद्मनाभम, तो इनके लिए तो स्पेशली होना चाहिए कि शयन के समय जब जाएं तो वो शरशैया पर जो भगवान विष्णु विराजमान हैं वो उनके दर्शन करके जाएं। लेकिन वो फोटो या वो मूर्ति या वो किसी भी रूप में बेडरूम में नहीं होना चाहिए, बाकी मंदिर में हो, घर के मंदिर में हो, लिविंग एरिया में हो, ऐसा किया जा सकता है। और ये हमारा एक प्रकार का समर्पण होता है, ठीक हो गया, कि हमने कुछ दिन निकाले हैं कि भाई नागों की जब पूजा होगी तो हम अपने उसी प्रकार, मैंने कुछ दिन आपने सुना होगा नाग पंचमी के आसपास लोग पहले कुछ दिन पहले ही उससे खीर आदि अपने लिए नहीं खाते, मैंने त्याग कर देते हैं कि भाई मैं अभी खीर जब भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद। और लोग अलग अलग प्रकार से फिर दोबारा उस तात्कालिक विज्ञान को ले आते हैं कि भाई विज्ञान तो कहता है कि नाग अपने नाग रूप में दूध नहीं पी सकता है। लेकिन जब लौकिक और पारलौकिक विषय की बात हो रही हो तो हम केवल लौकिक रूप तक सीमित नहीं रहेंगे, ये बात हमें समझनी चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि हमें तो संसार के बारे में ही पूरा पता नहीं है, परलोक की बात तो बहुत दूर की है, ठीक हो गया। हम में से ही कई, मैं भी इसमें शामिल हूं, केवल चीनी को ही मीठा मानते हैं, माने मीठे की बात आती है तो केवल चीनी की बात करते हैं, माने सुक्रोज। लेकिन आपको पता है फ्रक्टोज भी है, और आप ये भी जानते हैं कि सिंथेटिक शुगर सेक्रीन भी है। तो संसार को ही पूरा नहीं जानते हैं तो परलोक की बात ही क्या है। तो हम जब
माने व्यूअर्स भी कई बार कमेंट करते हैं कि सर वो आप बोलते हैं कि चंद्रमा जो है उसका जो हम जब कभी उसको बांधते हैं, उसको माने डिस्क्राइब करते हैं लिंग में, तो वो स्त्रीलिंग कैसे है वो। तो देखिए अब हमारा जो जो संसार में जो हमारा माने पृथ्वी लोक के हिसाब से समझाया जाएगा, तो उसकी प्रवृत्ति बताई जाती है। परमात्मा को तो किसी लिंग में वैसे बांधा ही नहीं जा सकता है, ठीक हो गया। वो एक प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से परे का विषय है वो। लेकिन फिर भी मैंने कुछ किसी देवता को समझाने के प्रयास कर रहे हैं, तो भाई शुक्र को स्त्री लिंग प्रधान ज्यादा समझना चाहिए। तो आपको और अच्छा माने जागृति करना चाहिए ताकि हम उसके अर्थ को समझ पाए, ठीक हो गया। आपको यही नहीं जानता है कि भगवान शंकर का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है, तो उसको तो हम क्या ही बताएं फिर, ठीक हो गया। इसलिए वो थोड़ा और प्रैक्टिस करेगा तो वो समझ लेगा कि किस प्रकार लौकिक फॉर्मेट में कई बार पारलौकिक जब उसको लगाने का प्रयास किया जाता है तो फिट कई बार ऐसा लगता है नहीं हो रहा है। और आप सब भी मैंने ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं विज्ञान नहीं पढ़े हुए हैं, बेसिक जो साइंस है वो तो सब नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसलिए केवल मॉडर्न साइंस का डफली पीटना वो मुझे लगता है निराधार सा है। विज्ञान पढ़े हुए बच्चे भी विज्ञान को ही अच्छी तरह नहीं जानते हैं जब, तो फिर ज्योतिष में जब कभी ऐसी कोई वैज्ञानिक बातें आ जाती हैं तो इस बात को हम कैसे मान लें कि वो उसको समझ पाएगा, ठीक हो गया। इसलिए बड़ी विनम्रता से इस बात को समझना चाहिए कि हो सकता है मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं अभी, लेकिन मैं समझ कर रहा हूं। अगर आप इस प्रकार से विनम्रता से रहेंगे तो शायद समझ में आ भी जाएगा। तो आश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा और कुछ क्षेत्र भी हैं, जैसे आपने सुना हो यदि नाग क्षेत्र, आपने शायद भागवत पुराण में ये कथा पढ़ी होगी कि वो महाभारत में भी इसका जिक्र आता है कि नागों का माने एक प्रकार से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने का ऐसा श्राप लगा तो उनके सुपुत्र उन्होंने जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया था जहां नागों का समूल नाश हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर उन्होंने यज्ञ किया था। तो वो सर्प दमन उस क्षेत्र का नाम दिया गया, सर्प दमन, वहां नागों को मारने का यज्ञ किया गया। उसका वर्णन मिलता है महाभारत में, आप देखिएगा। और बीच में लेकिन वो रोकना पड़ा, उसमें कई नागों का उसका नाश भी हो गया, लेकिन बीच में उसको आस्तिक मुनि और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से फिर वो रोक दिया गया वो यज्ञ। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो एक प्रॉमिस देकर रोका गया था कि अगर उस क्षेत्र में कोई आकर पूजा करे, नागों को समर्पण करे, तो अगर कोई ऐसा प्रकोप है नागों का या कोई ऐसे नागों के नक्षत्रों का, तो हम उसको काफी हद तक क्षमा कर देंगे। या कोई ऐसे पेंडिंग कर्म है तो वो उसके इस रूप में माने कुछ और रूप में आने की बजाय वहां पर आकर नागों को एक समर्पण, नागों के लिए अच्छी भावना। वैसे भारतीय संस्कृति में तो सभी जीवों के लिए अच्छी भावना, सभी को देवता स्वरूप माना जाता है। अब पेंडिंग कर्म का मतलब ये नहीं होता कि शरीर से करना पड़ेगा। अब हो सकता है मेरे मन में किसी योनि विशेष के लिए बैर रहा हो, मान लीजिए नाग से ही बैर रहा हो, तो मैंने नागों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई हो। अब इस जन्म में कोई मेरा पेंडिंग कर्म है कि नहीं, मुझे अगर नागों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त कर दूंगा तो वो मैं निवृत्त हो जाऊंगा। फिर वो नागों की पूजा ऐसे आकर, अभी भी सर्प दमन क्षेत्र है हरियाणा में, सफीदो जो है उसी का बिगड़ा हुआ रूप बताते हैं, वहां नाग क्षेत्र है जहां आकर लोग पूजा करते हैं। तो इस प्रकार कई नागों के तीर्थ हैं, उससे राहु केतु एक्सेस हम उसका जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो मन में वैसे तो सभी के लिए सम्मान तो भारतीय संस्कृति में रहता ही है, हर एक को देव स्वरूप मानते हैं। क्या हम ग्रहों की बात करें, क्या नक्षत्रों की बात करें, ग्रहों से जुड़े सभी देवता हमारे लिए सम्माननीय है, ठीक हो गया। शनि को हम सेवा भाव, सेवक मानते हैं,
ठीक हो गया। और फिर शनि के वाहन के रूप में भी हम अलग अलग प्रकार के जीवों को देखते हैं, तो उनके प्रति भी माने जैसे कौवे के साथ संबंध देखते हैं, उसके प्रति भी जो हमारा अच्छा भाव है उस पक्षी के लिए, वो भी एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड, समर्पण ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने मन में रखनी चाहिए कि अनावश्यक क्यों किसी व्यक्ति विशेष का, समूह विशेष का हम कभी या किसी भी जीव का हम अनादर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है, जो मेष राशि का राहु है वो कठिन तो है, लेकिन कठिन होने का मतलब ये नहीं कि हमें चिल्लाना है, चीखना है। जिस प्रकार ये बालक का चार्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से माता पिता ने वो व्यवस्था बनाई और आगे भी वो उस प्रकार से कर ही रहे हैं, वो करते रहेंगे तो वो निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा और ये भी सलाह दी जाती है कि आश्लेषा नक्षत्र वैद्यों का नक्षत्र होता है, और जैसे आफ्टर मैरिज चार्ट में भी कर्क लगन होकर चंद्रमा 8वें में चला गया है, तो यदि वो थोड़ा सा मेडिकल साइंस में ही कुछ पढ़ लें, जैसे कर्मेश होकर शुक्र इनका 8वें भाव में चला गया, जो योग कारक भी है, मंगल का डिपॉजिटर है, मंगल यानी चौथे भाव का स्वामी, तो वो कुछ ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट जैसा, स्किन स्पेशलिस्ट जैसा, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने के लिए इनको रोकूंगा, क्योंकि कर्क जो राशि है वो बहुत ज्यादा काट छाट करने के लिए नहीं बना है, लेकिन हाँ बेसिक सा कि भाई क्या स्किन पे लगाने से ठीक रहेगा, वो सब चीजें अगर ये पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। कई बार क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही अनुकूल कर लें, जैसे आफ्टर मैरिज चार्ट में लग्नेश होकर चंद्रमा 8वें में चला गया, 8वां यानी व्याधि, मृत्यु भी कह देते हैं, तो हम अगर किसी की व्याधि के लिए काम करेंगे तो एक प्रकार रेमेडी का काम करेगा वो। नवमांश माने आफ्टर मैरिज चार्ट, ठीक हो गया। और ऑफिस प्रोमाइसेस में काम करते समय ये ज्यादा अनावश्यक संवाद नहीं करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि 7वें भाव में पार्टनर को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर थोड़ी सी समस्याएं मेष राशि के राहु में आ सकती हैं। 8वें भाव में वो माने उस चीज को लेकर थोड़ा सा व्यक्ति अगर थोड़ा और सतर्क रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इन लॉस फैमिली को लेकर 8वें भाव में मेष राशि का राहु है, ठीक हो गया। और एक्सटर्नल ऑर्गन, इस प्रकार की चीजों में यानी उसको कोई वहां चोट ना लगे। 9वें भाव में पिता गुरु के साथ संबंध, उनको वो सतर्क होकर उनका पालन करे। 10वें भाव में हमारे बॉस के साथ कहा सुनी ना हो, ठीक हो गया, हमारा ऑफिस प्रमाइसेस है वो। और ये भी मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बली होता है मेष राशि का राहु, तो ये ऑफिस प्रमाइसेस में अलाइन होने के बाद सबसे ज्यादा बल पैदा कर देता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेष राशि का स्वभाव है वो, मेष राशि यानी कमांडर का ऑफिस, और जब मेष राशि में राहु स्वराशि जैसा बर्ताव करने लग जाएगा तो जीवन का जो उसका सेकंड फेज यानी ब्रह्मचर्य के बाद जो उसका गृहस्थ जीवन होगा, उसमें मेष राशि का राहु 10th हाउस में बहुत बलशाली बना देगा। माने ऑफिस में केवल वही है, बस थोड़ी सी जो मैंने प्रिकॉशन बताई है कि बॉस सीनियर के साथ कभी डिबेट ना करे, अन्यथा उसी की चलेगी। 11वें भाव में थोड़ा सा बड़े भाई, चचेरे भाई, उनके साथ संबंध तल्ख हो सकते हैं, उन पर कोई संकट ना आए ऐसा। और जो 12वां भाव है वो हमारा एक प्रकार इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगाना होता है, तो इसको भी विचार कर सकते हैं। और जो भी पैसा लगा रहे हैं, दूर लगा रहे हैं, इसको अच्छे से जांच लें। और खासकर यदि आप विदेश में पैसा लगा रहे हैं और मेष राशि का राहु है और आप बालक हैं अभी, तो उस समय तो रुकना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी 18-19 साल की उम्र है, माता पिता की ऐसी इच्छा है कि इनको कुछ नागरिक बनाने के लिए उस लोभ में हम उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी निवेश कर लें बाहर, उसमें थोड़ा सा बचना चाहिए। शुरुआत में लगभग वही 25-26 साल तक तो बड़े निवेश, खासकर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर के निवेश में बचना चाहिए, ठीक हो गया। और आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जितनी आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आएंगे उतना आपका फायदा होगा। इसको ये बिल्कुल मत समझिए कि ये जो हम सीख रहे हैं इससे किसी और का फायदा है, हमारा फायदा है।
तो जब आपको कोई बात समझ में आ रही है तो भी बढ़िया है, और समझ में नहीं भी आती है तो मैं बड़ी विनम्रता से बात बोल रहा हूं, उस समय पर हमें यह समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कई बातें पुराने बता दी हैं और कुछ बातें हो सकता है आगे बतानी हो। तो कई बार हम क्या माने, ये भी एक प्रकार का अहंकार है, दम्भ इसको क्या कहें। सर आपने एक ही बार में क्यों नहीं बता दिया? एक बार में एस्ट्रोलॉजी नहीं बताई जा सकती है। कई बातें ऐसी हैं जो पुरानी हमने बता दी, कई बातें ऐसी जो आगे आएंगी। तो आप जितना समझ पाए हैं, जब आप उसको विनम्रता से सीखेंगे तो सीखने में बहुत मदद मिलेगी। और सीखने का मतलब ही होता है, माने सीखने माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप कोई गुरु की तरह सम्मान दे, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब हम सीखना चाहते हैं तो हमें केवल उस शिक्षा के लिए विनम्र हो जाना चाहिए, केवल शिक्षा के लिए। भी सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी चल रहा है तो उसके लिए एकदम विनम्र होकर सीखेंगे तो सीखने में आएगा। अहंकारी बनकर आप एस्ट्रोलॉजी क्या कुछ भी पढ़कर देखिए, आएगा ही नहीं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक उठाकर देख लीजिए, कोई भी बुक, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और आपके मन में अहंकार है कि मुझे सब आता है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कम समझ में आएगा। और जब आप इस प्रकार से बैठेंगे कि नहीं मुझे अभी भी सीखना है, तो उसमें आपको कई ऐसे पॉइंट समझ में आएंगे जो पहले नहीं पता थे। सेम यहां पर भी है। तो हमें टोन वैसे ही रखना चाहिए कि ये सब्जेक्ट तो हमारा गुरु ही है, ठीक हो गया, तो फिर हमें समझ में आएगा। जैसा गुरु को हम सम्मान, आजकल गुरु का मतलब आप समझ रहे हैं, जनिल लोग क्या करते हैं, गुरु का मतलब जो हमारी हां में हां मिलाएगा तब तक तो हमारा गुरु है। जैसे ही गुरु कुछ सिखाने वाली बात करेगा, बस हम अपना लाइन बदल लेंगे कि नहीं ये हमारा गुरु नहीं है। गुरु का मतलब होता है, माने हमने अपने जीवन में ऐसा हमें किया है, सौभाग्य से हमें गुरु मिले, इसीलिए मैं आपको ये बात शेयर कर सकता हूं। कुछ वर्ष हम भी गुरुकुल में रहने का सौभाग्य मिला है, तो गुरु का स्नेह भी मिलता है, गुरु की डांट भी मिलती है, और उसके बाद भी उनके सम्मान में रत्ती भर भी कमी नहीं होती। उसको बोलते हैं गुरु धारण करना। अब बोलते हैं ना कई बार, सर रेमेडी बता दीजिए, नवम भाव में कमी है, पिता नहीं है तो गुरु बना ले। अभी गुरु बनाने मतलब क्या? आपने गुरु से नाम ले लिया इतना ही है या कुछ और भी है? गुरु अगर आपको कोई कड़वा वाक्य भी बोल रहा है, माने धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उसका अर्थ होता है वास्तव में ही गुरु बनाना, आज्ञा में रहना, वो है गुरु, ठीक हो गया। तो आप लोग मेष राशि के राहु को समझने का प्रयास करें, और मैं आपको बार बार इसीलिए थोड़ा समय देकर कोई सूत्र देता हूं ताकि वो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। नहीं तो क्या लिखेंगे? अभी आप में से कई व्यूअर से कहते हैं कि सर सीधा एक लाइन में बताइए ना, मेष राशि का राहु मतलब क्या। अगर एक लाइन में बता देंगे तो आप लोग बताइए ना, आप अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा। कहते जी मेष राशि का राहु बड़ा कष्टकारी होता है, बस वो हो गया, खत्म उसकी एस्ट्रोलॉजी। ऐसे नहीं होता प्लीज। ये कोई माने एस्ट्रोलॉजी ये कोई नहीं है कि भाई ये करे वो ना करे, ऐसा नहीं है। वो ये बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र है, इसमें करना है नहीं भी करना है, आगे उसको फिर से करना है, इस प्रकार से समझना है, ठीक हो गया। दशाएं बदलती रहती हैं, प्रतंत्र दशाएं, प्राण दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, तो अभी करना है फिर नहीं करना है, आगे हो सकता है दोबारा करना पड़े। तो यहां पर ये यस या नो क्वेश्चन नहीं बनाना है इसको कि मेष राशि का राहु खराब होता है, वृषभ का चंद्रमा अच्छा होता है, प्लीज ऐसा मत करिए आप। वृष राशि का चंद्रमा अच्छा होता है, लेकिन उसका जो अहंकार वाला पार्ट है उसको भी तो समझना पड़ेगा। मुझे अपने रूप का अहंकार हो गया मान लीजिए, फिर पूर्णिमा का चंद्रमा भी था, फिर वृषभ में भी चंद्रमा हो गया, अब मैं अपने रूप जैसा किसी को रूपवान समझता ही नहीं हूं, तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई। इसलिए यस नो की तरह मत समझिए, होता है ये योग होता है, ठीक हो गया ना। जैसे काल बोलते क्या उसको, आजकल ये शब्द बड़ा
मतलब ज्यादातर डराने में इस्तेमाल होता है कि आपके कुंडली में काल सर्प ये एक योग है, ऐसे मांगलिक एक योग है, एस्ट्रोलॉजी में उसको सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई डरने डराने के लिए नहीं सिखाया जाता है। आप लोग खुद बताइए, क्या हम, इसमें मैं भी शामिल हूं, जब मैं बोलता हूं तो मैं भी शामिल हूं, क्या मैं अपने बेटे से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि उसको बिना वो मतलब कोई मेहनत ना करे और हर चीज वो दूसरों से बिना मेहनत के ले छीन ले? ऐसा मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता हूं। फिर वो कभी कर्मठ बन ही नहीं सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जब वो आता है, ऐसा योग आता है काल सर्प दोष में या योग में, व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करके प्राप्त होता है। तो क्या आपको क्या लगता है, मेहनत नहीं करनी चाहिए? मेहनत ही तो करके प्राप्त करना चाहिए। अगर हमें एक्सीडेंटली मिल गया तो उसका क्या आनंद है? दम है तो चेस करके उसको प्राप्त करना है ना। क्या मर्सी, दया पर थोड़ी जीना है? तो अपने संतानों को तो यही सिखाना चाहिए कि सब कुछ होने के बाद भी तुझे अपना एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा। चाहे मेरे पास हजारों की प्रॉपर्टी है, लाखों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान मत दे। तू अपनी मेहनत से खड़ा कर। ठीक हो गया? तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो कालसर्प योग है, इसको किस प्रकार से दोष बताने लग जाते कि भाई वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस के लिए, अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, बच्चे को मेहनत नहीं करनी चाहिए? रात रात भर जूझ कर जब वो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करता है, तब जाकर सिलेक्शन होता है। और अगर हमारा ही माइंड सेटअप ऐसा है कि बच्चों को मेहनत नहीं करनी है, वो क्या वो कंपटीशन क्रैक करेगा? इसी प्रकार से मांगलिक एक योग है कमांडर का बेडरूम में देखना, और वो देश काल परिस्थिति अनुसार कभी हो सकता है कुछ कम अच्छा माना जाता रहा होगा। लेकिन आज कलिकाल, और कलिकाल में जब बोल रहा हूं पूरे विवेक से बोल रहा हूं कि ये ईश्वर की आज्ञा से ही कलयुग आया है, उसकी अनुमति के बिना तो आ नहीं सकता है। तो कलयुग में जिस प्रकार मतलब हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो गया है, और आप चाहकर भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप बोलते नहीं सर मैं पक्का सनातनी हूं, मैं कटी वस्त्र पहनता हूं, मैं, आपके मानने ना मानने से क्या है, वो तो दिख ही रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो एज इट इज शास्त्रीय वाक्य का पालन करते हैं? तो क्या बोलेंगे, अब ईश्वर नहीं मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं रहेगा? रहेगा। आप जो भी परिधान पहने, जहां भी आप रह रहे हैं ईश्वर की आज्ञा से, वहां पर आप केवल सत्संग कीजिए। सत्संग का मतलब अच्छा संग, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी, जो सतयुग में बड़ी घोर तपस्या से नहीं मिलती है, वो मिल जाएगी आपको। तो ये श्रेष्ठ हो गया ना फिर ये। तो इसलिए मैंने एक वाक्य आपको बोला, दर्शन शास्त्र में यस नो आंसर वाले क्वेश्चन मत रखिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा ये बताने का सिर्फ इतना ही कारण है क्योंकि मैं जब कई व्यक्तियों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो वो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं वो चीज उनको नहीं सिखा पा रहा हूं। हमने एस्ट्रोलॉजी का चैनल यस नो के लिए नहीं बनाया था कि आपको एक लाइन उसके आगे वो बुरा होता है, ये अच्छा होता है, इसलिए नहीं। हम उसको जी पाएं, उसको महसूस कर पाएं, हम हर अच्छाई में भी कमी टटोल पाएं, हम हर बुराई में भी अच्छाई देख पाएं, हमने इसलिए बनाया था वो। और समय अनुसार कैसे दशाएं बदलने पर बुरा भी अच्छा लगने लग जाता है, और अहंकार आने पर वही अच्छा बुरा भी लगने लग जाता है, उसके लिए हमने ये बनाया था। तो आप लोगों सभी से ये प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को किसी और ढंग से उपयोग करना चाहते हैं तो शायद मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। उसके लिए और बड़े चैनल हैं जो सीधी लाइन और उसके बाद एक लाइन में उसका अर्थ बता देते हैं कि भाई ये बुरा होता है, ये अच्छा होता है। जबकि ज्योतिष में एक लाइन में अच्छा बुरा तय करना, आप खुद ही समझ रहे होंगे, संभव नहीं है। जो ग्रह शुरुआत में थोड़ा सा कटु अनुभव दे रहा है, आने वाली प्रत्यंतर दशाओं में कई बार वो बहुत अच्छा अनुभव देने लग जाता है। ठीक हो गया? तो मैं केवल इसीलिए हमने ये आज का जो
रिकॉर्ड किया था, ताकि आप ये समझ पाए। ज्यादातर आप में से तो मेष राशि का राहु ये कष्ट वाला पार्ट समझ कर ही आए थे, लेकिन मैंने इसीलिए ये बच्चे का चार्ट रखा कि कितने कठिन दौर से गुजरने के बाद भी क्या कमाल की वापसी की है। माता पिता का पूरा विश्वास है, और आप लोग भी समझ जाएंगे कि बच्चे का जीवन बहुत बढ़िया होगा। कोई आगे इस प्रकार की समस्या इनको परेशान नहीं करेगी। बहुत बैलेंस चार्ट, आप देख लीजिए अच्छे से, सर्वष्टक वर्ग मिला लीजिए, ठीक हो गया। अच्छी मैरिड लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने बोला ना ज्योतिष तो अनंत है, कितना ही पढ़ा लूं वो खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन आप सात्विक भाव से ज्योतिष को जानने का प्रयास करेंगे तो वो अनंत आपके लिए सीमित हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आपको समझ में आ जाए, ऋषि जो ज्योतिष के अलग अलग देवता ऋषि हैं, वो हमें ये अर्थ खोल दे हमारे सामने। यही आपको मंगल कामना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।